अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान से और लक्ष्य पर वार कर। अभी आपके पास वक्त है, वक्त को बेकार मत कीजिए, तीर को कमान से खींच लीजिए। अभी आपके पास समय है, यदि आप थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। तो आइए, हमने इसके पिछले वीडियो में कुछ द्रव्य के बारे में पढ़ा था, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, रसायन विज्ञान होता क्या है। तो आज हम 11वीं के केमिस्ट्री में कुछ और पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हेडिंग द्रव्य के गुण धर्म। तो द्रव्य के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं, तो आइए जानते हैं। प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गुण धर्म होते हैं। कोई भी पदार्थ है, किसी भी चीज़ का, कोई भी व्यक्ति होता है, उसका भी क्या होता है, कुछ तो गुण होगा, उसमें गुण होगा और गुण होगा। तो क्या होता है, हम इसके गुण धर्म के बारे में, मतलब कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। तो क्या होता है, विशिष्ट गुण धर्म होता है, मतलब क्या होगा, या तो विशिष्ट गुण धर्म हो गया, कोई अभिलाक्षणिक, मतलब क्या, कुछ लक्षण तो होंगे किसी चीज़ के। तो गुण धर्मों को क्या किया गया, दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन गुण धर्मों को क्या किया गया, दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहला होता है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण धर्मों को पदार्थों की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। जो भौतिक गुण धर्म है, इसको क्या कहते हैं, पदार्थ को, यह कहता है पदार्थ का पहचान क्या संगठन या परिवर्तन किए बिना, मतलब क्या करें, कोई भी पदार्थ है उसमें क्या करें, कोई भी परिवर्तन किए बिना क्या करते हैं, माप सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे रंग हो गया, रंग में क्या होगा, बिना परिवर्तन किए क्या देख सकते हैं, मतलब क्या होगा, वो कितना था कितना हो गया, उससे क्या था, इसको हमको परिवर्तित करने के लिए देख कर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। गंध मतलब क्या करते हैं, महक कर बता देंगे क्या इस चीज़ का ये गंध है, पहचान कर सकते हैं। गलनांक मतलब क्या होगा, कितना गल रहा है। क्वथनांक कितने पर उबल रहा है। ये सब क्या करते हैं, भौतिक गुणधर्म है, मतलब क्या देख कर बता सकते हैं। और क्या करते हैं, बिना परिवर्तित किए, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन किए बिना। करा रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण धर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। रासायनिक गुण धर्मों को मापने या देखने के लिए क्या होना चाहिए, रासायनिक परिवर्तन होना आवश्यक, मतलब रासायनिक परिवर्तन उसमें क्या होना चाहिए, होना जरूरी है। संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल क्षार इत्यादि के साथ अभिक्रियाशीलता। मतलब संगठन मतलब कितने कितने पदार्थों से क्या मिलकर बना है। और ज्वलनशीलता मतलब कब कितने जल रहा है, तो जलेगा क्या होगा, ख़त्म होगा। संगठन मतलब क्या, उसकी मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन कुछ होगा। अम्ल क्षार ये सब क्या है, के साथ अभिक्रियाशीलता, मतलब क्या होगा, रासायनिक गुण क्या होगा, यह ज्वलनशीलता होता है, अम्ल के साथ करेगा क्रिया, क्षार के साथ करेगा, इत्यादि चीज़ों के साथ क्या होगा, अलग अलग चीज़ों के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। फिर आइए अगला देखते हैं पॉइंट क्या करा, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। द्रव्यमान, द्रव्य का मान मतलब क्या है, वह द्रव्य कितने मान का है, कितना है। और भार, भार मतलब क्या होगा, भार कहाँ से कहाँ कितना होगा, कैसा होगा। तो द्रव्यमान, द्रव्य का मान मतलब द्रव्य का मान से समझ लेंगे क्या होगा, वह परिवर्तित होने वाला नहीं है। द्रव्यमान को m से और भार को w से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान क्या होगा, परिवर्तित नहीं होगा, कहीं भी नहीं परिवर्तित होगा। लेकिन भार क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, मतलब क्या, गुरुत्व पर ही निर्भर करता है। करा किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है। और किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है। कोई भी पदार्थ है उसका द्रव्यमान क्या होगा, फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। तो क्या होता है, भार होगा वो क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्व के कारण क्या होता है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। तो एक सूत्र होता है भार और द्रव्यमान में, W बराबर m इंटू जी। द्रव्यमान क्या होता है, भार W बराबर भार W बराबर m इंटू जी। m जहाँ का है, m द्रव्यमान है, W भार है और g गुरुत्व है। गुरुत्व मतलब गुरुत्वीय त्वरण। जी का मान क्या होता है, कहीं पर 9.8 होता है तो कहीं 10 होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या होगा, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना रहेगा उसी हिसाब से क्या होगा, यह भार बदलता जाता है।
अब कभी देखते हैं क्या होगा, लिफ्ट में क्या हो रहा है, आप सफ़र कर रहे हैं, पता चला क्या होगा, डोरी ऊपर से जहाँ से कंट्रोल है वो क्या होगा, टूट गई, तो क्या होगा, सीधे गिरेगा, और सीधे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, जी का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। और जब गिरती गोल्ड का मान शून्य होगा तो क्या होगा, आप क्या होंगे, भारहीनता का अनुभव करेंगे, लगेगा क्या है, आपका कोई भार ही नहीं है, और क्या होगा, संदेह नीचे आप आ जाएंगे, और क्या हो जाता है, भार क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है। जब लिफ्ट का डोरी टूटेगा तो क्या होगा, जी शून्य हो गया, तो जब आपका द्रव्यमान कुछ भी हो, भार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। फिर आयतन होता क्या है, आयतन किसी पदार्थ द्वारा, कोई भी पदार्थ, एक गिलास पानी ले लिए, वो क्या कर रहा है, कितना जगह घेरा, वही क्या हो गया, उसका आयतन हो गया, मतलब कितना स्थान घेर रहा है वही क्या कहलाएगा, आयतन कहते हैं। तो किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई का क्यूब होता है, मतलब क्या होगा, आयतन में क्या होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, ये क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो क्या होगा, लंबाई का क्यूब। अब मात्रक, इसका मात्रक एसआई मात्रक होता है घन मीटर, क्या होगा, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में और ऊंचाई मीटर में, तीनों को माप लिए क्या होगा, क्यूब हो गया, मीटर क्यूब। तो क्या होगा, जो भी मात्रक समान रहेगा, किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, यदि तौलेंगे तो क्या होगा, उसमें मात्रक समान ही होगा, समान में ही समान जुड़ेगा। अब चीनी में ही चीनी डाल पाएंगे, अब चीनी में कहीं बालू मिला दिए तो मिलेगा, अलग अलग दिखेगा। तो क्या होता है, समान चीज़ में क्या होता है, समान ही मिलता है, लंबाई में मीटर जुड़ेगा, किलोग्राम में किलोग्राम जुड़ेगा, तो क्या होगा, मीटर क्यूब होता है। फिर कह रहा घनत्व होता क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो कह रहा किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है, मतलब क्या होगा, एक इकाई आयतन है और उसका द्रव्यमान कितना है, वही क्या कहलाएगा, उसका घनत्व कहलाएगा। तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और आयतन का मात्रक मीटर, तो क्या होगा, मीटर किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो उम्मीद है यहाँ तक भी कोई डाउट आपको नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए टेम्परेचर यानी ताप क्या होता है। टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तीन चीज़ों से ना, तीन मात्रक होते हैं टेम्परेचर के। ताप के क्या होते हैं, तीन पैमाने होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। कर ताप मापने के तीन पैमाने समांतर डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन है। केल्विन एसआई मात्रक होता है, जो ताप का टेम्परेचर मापने का जो एसआई यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, उसे केल्विन कहते हैं। और साधारणतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक अंशांकित किया जाता है। मतलब क्या होगा, सेल्सियस पैमाना माप रहा है, क्या होगा, 0 होगा, 1 2 3 4, मतलब क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक होगा, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ताप मापने का माप क्या होता है, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब इसको क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, यह जमने लगेगा, इसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है। फिर कह रहा है केल्विन को क्या कर सकते हैं, केल्विन कह रहा है, हाँ केल्विन को क्या कहते हैं, केल्विन पैमाने को कहते हैं, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, डिग्री केल्विन में मापते हैं। तो फ़ारेनहाइट, केल्विन नहीं, फ़ारेनहाइट है, दोनों ताप क्रमशः हिमांक और क्वथनांक होते हैं। 0 डिग्री को क्या कहेंगे, हिमांक, और 100 डिग्री को क्वथनांक। इन दोनों करा फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य व्यक्त किया जाता है। क्या फ़ारेनहाइट को क्या करेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच क्या करेंगे, दोनों को व्यक्त करते हैं किया था। और इन दोनों पैमाने पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित होते हैं। तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में संबंध होता है डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, संबंध होते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32 क्या गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इस सूत्र का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। कर आप मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है,
डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यहाँ पर क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सूत्र होता है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणे डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो कह रहा 30 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 रख देंगे, तो 9/5 गुणे 30 प्लस 32। 5 से कट गया 6 बार में, और 9 छक 54, 54 प्लस 32, 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि गुणा जोड़ घटाने में दिक्कत कुछ गलती होगा तो उसके लिए आप देख लीजिएगा। और क्या आएगा, इतना डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप 40 डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए, फ़ारेनहाइट में बदलिए। एक क्वेश्चन 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, और 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्या कीजिए, डिग्री सेल्सियस में बदलिए। डिग्री सेल्सियस में बदलना क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो क्या करेंगे, यहाँ फ़ारेनहाइट की जगह पर रख देंगे, और क्या करेंगे आसानी से डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो डिग्री सेल्सियस बराबर सूत्र आपको क्या करेंगे, F-32, एक सेकेंड, सूत्र हो जाएगा आपका F-32 बटे 5, इधर गुणा हो जाएगा, F-32 गुणे 5/9, यहाँ 5 गुणे F-32 बटे 9 कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या 5 गुणे 5F-5 गुणे 32 बटे 9 क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में इस सूत्र का यूज करके क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसी सूत्र को क्या करना है, बस मान रख देना है, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर होता है डिग्री सेल्सियस को, फिर कह रहा है डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए, डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए, केल्विन में बदलना है। तो डिग्री केल्विन में बदलना क्या है, डिग्री केल्विन दिया है, तो डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे 273.15 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कह रहा 30 डिग्री सेल्सियस को क्या कीजिए, डिग्री केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, डिग्री केल्विन में बदलना है, तो क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे, तो क्या जाएगा, डिग्री केल्विन हो जाएगा 30 + 273.15, तो जोड़ेंगे तो 3 7 3 10 को 0 2 303.15 डिग्री केल्विन। तो क्या आ गया 30 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या आएगा 303.15 डिग्री केल्विन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन लिख लीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस का करना है, डिग्री केल्विन में बदलिए, 50 डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदलिए, दूसरा क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और 30 डिग्री केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपको, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और इसमें भी 1 2 और ये 3, इन तीनों क्वेश्चन का भी क्या करेंगे, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप मन से पढ़ते हैं तो आप आंसर देंगे, मजाक कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो कह रहा है केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने से इस प्रकार संबंधित है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस पर 273.15, ये क्या करना है, ये हमने बताया है। कर रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन से यौगिकों का बनाना निम्नलिखित 5 मूल नियमों के अंतर्गत आता है। मतलब रासायनिक संयोजन से क्या कहते हैं, 5 नियम हैं। यौगिक क्या करना है, रासायनिक संयोजन से क्या करेंगे, 2 पदार्थ को आपस में मिलाने के क्या है, 5 मूल नियम। इन्हीं नियमों से क्या होते हैं, कोई भी रासायनिक संयोजन होता है। तो आइए देखते हैं। करा पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया सकता है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि क्या 1 किलोग्राम में क्या करेंगे, 1 किलोग्राम मिला दिए, दोनों मिला देंगे, दोनों मिलाकर क्या करेंगे, दोनों का 2 पदार्थों क्या करें आपस में क्रिया कराएंगे। यानी क्या किया, हाइड्रोजन 2H + O, इन दोनों को मिलाकर
क्या किया हमने, जल बना लिया, तो क्या हो गया बराबर ही मात्रा में, यदि 2 ग्राम क्या था, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन था, तो क्या हो गया 18 ग्राम बना। मतलब क्या 2 ग्राम 16 ग्राम और 18 ग्राम, 2 × 2 और ऑक्सीजन 16 होता है, 16 × 2 = 18। मतलब क्या हो गया यहाँ पर, क्या होगा द्रव्यमान क्या है संरक्षित है, द्रव्यमान में क्या होगा परिवर्तन नहीं हो रहा। तो कह रहा है अभिक्रिया के पूर्व पदार्थ का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं। ये क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। फिर कह रहा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, अनुपात क्या होगा हमेशा स्थिर होगा, फिक्स होगा। जिस अनुपात में लिए थे उसी अनुपात में क्या होगा उत्पाद भी बनेगा। कह रहा यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट ने क्या किया था, जोसेफ प्राउस्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इस सिद्धांत को दिया था और उन्होंने बताया कि किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। इन्होंने बताया कि मतलब क्या किसी भी यौगिक में, कोई भी यौगिक है उसमें क्या तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा हमेशा बराबर होगा। देखिए क्या 2 अनुपात क्या 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, जो बन रहा है क्या 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो क्या यही तो बन रहा है। तो मतलब क्या अनुपात हमेशा स्थिर है। कह रहा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का कौन सा नियम है, कह रहा है यह नियम डाल्टन द्वारा सन 1803 ईस्वी में दिया गया था। डाल्टन साहब ने क्या किया, गुणित अनुपात का नियम दिया सन 1803 ईस्वी में। उन्होंने कहा इस नियम के अनुसार यदि 2 तत्व संयोजित होकर 1 से अधिक यौगिक बनाते हैं, मतलब क्या हो गया 2 तत्व क्या हो गए मिलकर 1 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। मतलब क्या होंगे, जो भी द्रव्यमान होगा दोनों मिलकर क्या होगा, जो द्रव्यमान बनाया क्या होगा छोटे पूर्णांकों के। मतलब क्या घुमा फिरा कर तीनों क्या कर रहा है, बात एक ही कर रहा है, तीनों में क्या बात ही एक ही कर रहा है। क्या 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए और 16 ग्राम ऑक्सीजन, और क्या हो गया 18 ग्राम जल बन गया। हाइड्रोजन यानी 2H, ऑक्सीजन मतलब O, और बना कि जल कितना H2O। तो मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ भी बन रहा है 1 ऑक्सीजन यहाँ भी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या जुड़े हैं। और यहाँ कह रहा 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन जुड़कर 2H + 2O मिलकर क्या H2O2 बना दिए। और देखिए क्या 32 × 2 = 34, यहाँ भी क्या द्रव्यमान समान है, यहाँ भी क्या यहाँ भी दोनों जोड़ दिए और द्रव्यमान क्या हो रहा है समान मिल रहा है। तो इसमें मतलब क्या कुल मिला जुलकर सभी क्या कर रहे हैं एक ही बात कर रहे हैं। कह रहा एग्जाम्पल में कह रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर यौगिक जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो क्या जल भी बना रहा है, और हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहा है। तो उम्मीद है इन तीनों में क्या होगा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए अगला क्या कर रहा है, गैलुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। गैलुसाक साहब ने क्या किया, गैसीय आयतन संबंधी एक क्या किया नियम दिया। उन्होंने क्या कहा गैसीय आयतन कह रहा यह नियम गैलुसेक ने सन 1808 में दिया था। गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम क्या था 1808 में दिया गया। उन्होंने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैसें संयुक्त होती हैं, जब रासायनिक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है क्या हो रही है, 2 गैसें क्या हो रही है आपस में मिलती हैं या कर रही हैं या बनती हैं या गैस बनता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या गैस बनती है, तो उनके आयतन सरल अनुपातों में होते हैं। जो उनके आयतन होंगे गैस का आयतन होगा क्या होगा सरल अनुपात, मतलब क्या होगा एक निश्चित अनुपात में होंगे, सरल अनुपात में होंगे, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। सभी गैस क्या हो मतलब सामान्य ताप दाब पर, ही नहीं कि क्या किया खूब टेम्परेचर बढ़ा दिए खूब प्रेशर बढ़ा दिए तो क्या होगा इससे नहीं होगा, तब यह नियम क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा। तो मतलब समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर जब क्या है सभी गैसें क्या हो समान ताप दिया जाए सभी गैसों को समान दाब दिया जाए, जिन्हें अधिक किसी को अधिक दे रहे हैं किसी को कम दे रहे हैं तो क्या होगा यह अनुपात स्थिर नहीं कर रहा था। हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प देते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहे हैं मिलकर क्या कर रहे हैं 100 ml क्या रहे हैं जल वाष्प बना रहा है। इसमें क्या हो रहा है कुछ नष्ट हो जा रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं 100 ml जल वाष्प क्या होते हैं देते हैं। कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में अनुपात 2 संबंधी 1 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है 2 संबंधी 1 का अनुपात है। फिर कर आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो साहब थे, उन्होंने क्या किया अपना नियम दिया। उन्होंने क्या कहा उन्होंने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए।
अवोगाद्रो ने परमाणु व अणु के बीच अंतर भी स्पष्ट किया। उन्होंने क्या किया, अवोगाद्रो ने क्या किया, प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होनी चाहिए। मतलब सामान्य ताप और सामान्य दाब में क्या कर रहे हैं, सभी गैसों में समान आयतन में, सभी गैस का क्या कर रहे हैं, समान आयतन ले रहे हैं, तो उसमें क्या होना है, अणुओं क्या होती हैं, समान होनी चाहिए। अणुओं की संख्या क्या होगी, हमेशा समान होगी। और अवोगाद्रो ने क्या किया, परमाणु और अणु के बीच क्या किया, अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने क्या किया, अंतर स्पष्ट किया। तो आइए अगला देखते हैं। अब आगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन साहब ने क्या किया, एक परमाणु सिद्धांत दिया। तो आइए इनके सिद्धांत के बारे में जानते हैं। द्रव्य का छोटा अविभाज्य कण जिन्हें एटम्स अर्थात अविभाज्य कहा जाता है। मतलब क्या, द्रव्य का जो सबसे अविभाज्य कण है जिन्हें क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, अर्थात अविभाज्य। एटम्स मतलब क्या, अविभाज्य, मतलब जिसे क्या कह सकते हैं, एटम मतलब क्या होता है, अणु। द्रव्य का सबसे छोटा कण क्या होता है, अणु होता है, और इसे क्या कह सकते हैं, विभाज्य नहीं किया जा सकता। इसे क्या कहा गया, अविभाज्य। इसको क्या कह सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। और सन 1808 में डाल्टन ने रसायन शास्त्र की एक नई पद्धति प्रकाशित की जिसे निम्न तथ्य है। क्या किया, इसके बाद क्या किया, इन्होंने एक नई पद्धति प्रस्तुत किया जिसके क्या है, कुछ बातें निम्न हैं। कर द्रव्य क्या है, अविभाज्य है। द्रव्य क्या है, अविभाज्य। द्रव्य को क्या कह सकते हैं, विभाजित नहीं किया। उन्होंने क्या कहा, द्रव्य अविभाज्य परमाणु से बना है। द्रव्य का अविभाज्य है। द्रव्य क्या है, अविभाज्य परमाणु से बना है, जिसे क्या कह सकते हैं, विभाजित नहीं किया सकता है। कर किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित समान गुणधर्म होते हैं। मतलब क्या होते हैं, द्रव्यमान तो क्या होगा, एक समान होगा, और उनके गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। अब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान में क्या होते हैं, द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। अब विभिन्न तत्वों के, वो एक ही तत्व क्या है, सभी परमाणु एक समान द्रव्यमान और एक समान गुणधर्म होते हैं। मतलब किसी तत्व के सभी परमाणु, मतलब एक ही तत्व है, कितना हो इसके परमाणु ले लीजिए, क्या होंगे, उनके गुणधर्म क्या होंगे, समान ही होंगे। और यदि क्या कहें, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का क्या किए, तीन, एक ठो लीजिए, दो लीजिए, तीन ठो लीजिए, क्या होगा, प्रत्येक का क्या होगा, समान ही होगा। कर एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात से संयोजन से यौगिक बनते हैं। मतलब एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक परमाणु के क्या है, निश्चित अनुपात में संयोजन से, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर बना दिया, क्या हो गया, जल बना दिया, 2H+O, क्या हो गया, H2O, जल बना दिया। तो कह रहा है मतलब क्या, दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से क्या होता है, यौगिक बनता है। तो क्या होगा, ये जल यौगिक बन गया। कह रहा रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। मतलब क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो इन्हें बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कहा उन्होंने, क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु होते हैं क्या हो गए, उन्हें क्या करते हैं, व्यवस्था इधर उधर होता है। हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन जल इसमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें भी था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें हो रहा है, क्या रहा है, सिर्फ क्या रहा है, व्यवस्थित हो जा रहा है, मतलब दूसरे क्रम में बदल जा रहे हैं। रूप तो क्या है, चीज़ तो वही है, लेकिन क्या है, उसके कुछ रूप बदल जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, न तो कह सकते हैं किसी भी पदार्थ को बना सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने क्या क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने भी बताया। कर डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन की व्याख्या की जा सके। जो डाल्टन साहब थे, इनके इस सिद्धांत से क्या किया गया, रासायनिक संयोजन की तो क्या हो गई, व्याख्या तो कर लिए, लेकिन कुछ क्या किया गया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या है, कुछ संशोधन किया गया। मतलब ये भी क्या, इनका परमाणु तो क्या फेल ही हो गया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कर आधुनिक वैज्ञानिकों ने खोजों तथा अन्वेषणों द्वारा डाल्टन के मूल परमाणु सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किया जो निम्न है। मतलब क्या था इनका, मतलब पूरी तरफ से नहीं, कुछ चीज़ क्या हुए या अच्छे से समझा नहीं सके, और इनमें क्या किया गया, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ संशोधन किया, कुछ चीज़ों को क्या किया, बदला। तो क्या क्या संशोधन किया, कर परमाणु अविभाज्य है, यह सत्य है, परंतु इन्हें असाधारण भौतिक विधियों द्वारा परमाणुओं को उनसे अधिक छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब क्या कहा इन्होंने, क्या कहा इन्होंने, कहा था क्या परमाणु अविभाज्य है, लेकिन क्या कहा कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया और शोध किया, तो उन्होंने क्या कहा, उसे हम फिजिकल भौतिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे कणों में विघटित किया जा सकता है। परमाणु विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं।
उन्होंने क्या कहा, परमाणु क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने क्या कहा, डाल्टन साहब ने कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य है। तो क्या, तो पहला सिद्धांत, पहला तो इनको क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। क्या कहा, परमाणु क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको मूल कण या अब परमाणविक कण कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, मूल कण। जैसे क्या होते हैं, परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु क्या है, इसके मुख्य घटक हैं। परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इनके मुख्य कण हैं। पॉजिट्रॉन हो गया, मतलब कई सारे कण हैं। तो क्या ये सब कण है। तो मतलब क्या होगा, इन्होंने क्या कहा था, परमाणु अविभाज्य है। लेकिन क्या, परमाणु विभाज्य है। क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर ये संशोधन किया गया। फिर कहा, एक तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि मतलब क्या है, एक तत्व के परमाणु क्या है, इन्होंने कहा कि क्या होगा, एक ही द्रव्यमान के होंगे। मतलब क्या होगा, निश्चित द्रव्यमान होगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसमें संशोधन किया कि परमाणु क्या होता है, भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के हो सकते हैं। मतलब जो तत्व के परमाणु है, एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान। 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 14, क्या होगा, इसका द्रव्यमान भिन्न हो गया। 7 नाइट्रोजन 1H1 1H2 हाइड्रोजन का हो गया। हाइड्रोजन क्या है, 1H1 क्या है, जो समभारिक पाए जाते हैं, जो समस्थानिक पाए जाते हैं। तो क्या हो गए, इनके क्या हो गए, अंतर हो गए। प्रकार किसी तत्व के उन परमाणुओं को जिनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इन्होंने क्या किया, समस्थानिक की व्याख्या ही नहीं किया। तो क्या किया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, खोज द्वारा क्या कहा कि मतलब क्या है, एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक, एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान हो। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। लेकिन क्या होंगे, द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल के साथ समस्थानिक संभारिक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तो थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब क्या होगा, समस्थानिक का क्या, सीधे जानिए क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा। मतलब समस्थानिक मतलब समान स्थान, आइसोटोप्स। फिर कहा गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। मतलब क्या हो गए, भिन्न भिन्न तत्व के क्या होंगे, मतलब 2 तत्व हैं भिन्न भिन्न, उनके क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं, संभारिक कह सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर कह रहा, तत्व का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार है। इन्होंने क्या कहा है, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या कहा, तत्वों का मूल लक्षण उनका परमाणु क्रमांक है, न कि क्या है, परमाणु भार है। कि तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक Z कहलाती है। मतलब क्या है, किसी तत्व में के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या परमाणु क्रमांक, जो क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित है। मतलब किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या होगा, जो प्रोटॉन उपस्थित है उसी को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। कर प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये कोई भी तत्व होगा उसका क्या होगा, एक फिक्स परमाणु क्रमांक होगा। हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया परमाणु क्रमांक। तो क्या होगा, जब पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से एकदम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी पीरियाडिक टेबल आपको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। लेकिन आप सारे वीडियो देखेंगे तो, आप छोटे छोटे वीडियो देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और जो बच्चे कोचिंग नहीं करते हैं उनके लिए तो स्पेशल है। कह रहा है, परमाणुओं के संयोजन से यौगिक परमाणु नहीं किंतु अणु भी बनते हैं। जब परमाणु क्या होंगे, संयोजन करेंगे तो यौगिक परमाणु ही नहीं क्या होंगे, अणु भी बनते हैं। 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन मिले तो क्या हो गए, H2 अणु बन गया। 2 ऑक्सीजन मिल गए तो क्या हो गया, O2 अणु बन गया। तो मतलब क्या हो रहा है, इसका कहने का मतलब क्या, 2 परमाणु संयोग करके यौगिक ही नहीं क्या कहते हैं, अणु भी बनाते हैं। फिर कह रहा अगला, परमाणुओं के संयोजन का अनुपात लघु पूर्णांकों में होना आवश्यक नहीं है। जो संयोजन का अनुपात है क्या है, ये नहीं है कि छोटे ही पूर्णांक में होगा, बड़े बड़े पूर्णांकों में भी हो सकता है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बहुलकों आदि में
परमाणुओं का संयोजी अनुपात लघु पूर्णांकों में नहीं होता। मतलब क्या होता है, क्या करेंगे, चीनी का C12H22O11, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था चीनी का सूत्र C12H22O11। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए, उसमें बहुत चीज़ें बताई गई हैं। एकदम बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं, पूरा सिलेबस टाइम से ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। इंटर में आपको कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा। यदि आप अच्छे से 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो इंटर में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाया है वो अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं पैसे कार्ड, तो हम उनके लिए ही खास ये वीडियो बनाए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। ये चैप्टर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हमने क्या किया, एकदम बेसिक से लेकर सारे टॉपिक को कवर किया है, तो चैप्टर लंबा होगा, तो घबराइएगा मत। जो भी ये पढ़ाएंगे सटीक तरीके से, बस यही चैप्टर लंबा, इसके बाद के चैप्टर छोटे छोटे थोड़े पढ़ेंगे। क्योंकि क्या इसमें पूरे चैप्टर को, पूरे बुक का क्या किया गया है, निचोड़ थोड़ा सा रख दिया गया है, और इसी को क्या करना है, विस्तार रूप से आगे पढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।